नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार के भूगोल के बारे में। पिछले वीडियो में हम जान रहे थे बिहार के भूगोल के बारे में ही, लेकिन उस वीडियो में हम जान रहे थे बिहार के प्रमुख जल कुंड और कई सारे अन्य फैक्ट को जाने थे। इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार के जितने भी सारे मिट्टी हैं उनके प्रकार क्या है और कौन-कौन से मिट्टी पाए जाते हैं बिहार में, इन सभी बातों को देखेंगे और साथ ही हम जानेंगे वन एवं वन्यजीव अभयारण्य के बारे में जो कि कंसेप्ट होगा। इन दोनों टॉपिक से जो भी जुड़े कंसेप्ट होंगे सभी सारे कंसेप्ट को देखेंगे। यह जो वीडियो होता है बेस्ड होता है एडुटेरिया का बिहार तथ्य संग्रह पे, तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारे जो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और साथ ही साथ भूगोल का, अभी ये भूगोल का चल रहा है, इन सारे वीडियो पर, इन सारे टॉपिक पर वीडियो बन चुके हैं, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से उन सारे वीडियोज को आप जरूर से जरूर देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित ही रूप से लाइक करिएगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक करिएगा, क्योंकि ये लाइक करने से ही एक मोटिवेशन मिलता है जिसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बना करके लाता हूँ। देख सकते हैं, शुरू करेंगे वीडियो और सबसे पहले देखेंगे तो बिहार के मिट्टी के बारे में जो कंसेप्ट है उसको जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे तो मिट्टी क्या होता है। यानी पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, माध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मिट्टी या फिर मृदा कहते हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फैक्ट कहता है कि मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने तथा इनमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। मृदा का निर्माण किस तरीके से होता है, तो चट्टानों के टूटने फूटने और इनमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप जो है कि मृदा का निर्माण होता है। आगे देखेंगे तो मृदा के निर्माण में स्थलाकृतियां, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि की प्रमुख जो है कि भूमिका होती है। अगला फैक्ट है कि मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहा जाता है या इंग्लिश में पेडालॉजी कहते हैं। विश्व मृदा दिवस के रूप में 5 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं, 5 दिसंबर को मृदा दिवस के रूप में। अगला फैक्ट है कि बिहार का मैदानी राज्य है। बिहार क्या है, तो एक मैदानी राज्य है जहां पर लगभग 90% जो है कि जलोढ़ मिट्टी, अपोढ़ या कछारी मिट्टी पाई जाती है। किस किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है बिहार में, तो जलोढ़, अपोढ़ या फिर कछारी मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर 90% जो मिट्टी है वह इसी प्रकार की है। ध्यान रखेंगे। अगला फैक्ट है कि बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार में निम्नलिखित रूपों में विभाजित किया गया है। किस किस रूप में विभाजित किया गया है, तो देखेंगे अगर उत्तर बिहार की बात करें तो यहाँ से देखने को मिलेगा पर्वतीय मिट्टी, पर्वत पादीय मिट्टी, और दक्षिणी बिहार की बात करें तो टाल मिट्टी है। उसके बाद तराई मिट्टी उत्तर बिहार में पाए जाते हैं। पुरानी जलोढ़ या फिर बंगार मिट्टी बिहार उत्तर बिहार में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो नवीन जलोढ़ एवं खादर जो मिट्टी है वो भी उत्तर बिहार में आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखेंगे, जो भी उत्तर बिहार से रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट होंगे वहां पर आपको इस तरीके के मिट्टी पाए जाएंगे। कौन कौन से मिट्टी, तो पर्वत पादपीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ या फिर बंगार मिट्टी जिसे कहते हैं, या फिर नवीन जलोढ़ मिट्टी या फिर खादर मिट्टी कहते हैं। ये सारे मिट्टी आपको उत्तर बिहार की तरफ देखने को मिलेंगे। दक्षिण बिहार की मिट्टी की बात करें तो टाल मिट्टी, कगाड़ी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे करैल या केवाल मिट्टी कहते हैं, ये सारे दक्षिण बिहार में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो लाल पीली यानी बलथर मिट्टी जो होता है वो जो है कि आपको दक्षिण बिहार में देखने को मिलते हैं। ये सारे मिट्टी से रिलेटेड हो गया। अब देखेंगे और कंसेप्ट को जानेंगे यहाँ से, तो देखने को मिलेगा उत्तर बिहार की मिट्टी के बारे में। उत्तर बिहार की बात करें तो उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा एवं उसकी सहायक नदियों से हुआ है। यानी उत्तर बिहार में जो भी मिट्टी है उसका निर्माण आप देखेंगे तो हिमालय से निकलने वाली जो भी नदी है जैसे कि गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा एवं उसकी जो भी सहायक नदियां हैं उनसे हुआ है। उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 उपवर्गों में बांटा गया है। उत्तर बिहार की जो मिट्टी है उसको कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 4 उपवर्गों में बांटा गया है। पहला आप देखेंगे तो पर्वत पादपीय मिट्टी के रूप में है। पहला जो पर्वत पादपीय मिट्टी है वह किस तरीके से है, तो यहाँ पर देखेंगे कि यह मिट्टी पश्चिम चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में सुमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। जो पर्वत पादपीय जो मिट्टी है वह कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग के सुमेश्वर श्रेणी के आसपास आपको यह मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलेंगे।
साथ ही देखेंगे तो इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है जिसके कारण मृदा में क्या होता है, तो नमी पाई जाती है और यह अधिक उपजाऊ भी होती है। इसको ध्यान रखेंगे। यह मृदा मुख्य रूप से धान एवं गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। यह मृदा जो है किस रूप से, तो धान एवं गन्ने के रूप के लिए, गन्ने के जो फसल होते हैं उसके लिए अनुकूल होते हैं, पर्याप्त होते हैं। ध्यान रखेंगे कौन सी मिट्टी, पर्वत पादपीय मिट्टी होते हैं जो पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है उत्तरी बिहार से रिलेटेड तराई मिट्टी। अब तराई मिट्टी की बात करें तो इससे जुड़े फैक्ट को भी जान लेते हैं। कहता है कि इस मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा पर पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज, पश्चिमी चंपारण उत्तर में जो है कि पश्चिम चंपारण से लेकर के पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। ध्यान रखेंगे कितने, 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में आपको देखने को मिलेंगे। अगला देखेंगे तराई मिट्टी के बारे में, तो इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकर और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकर और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा कई जगहों पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ है। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला फैक्ट है कि यह मिट्टी हल्के भूरे या फिर पीले रंग की होती है। जो मिट्टी होती है किस प्रकार की होती है, तो हल्के भूरे रंग की या फिर पीले रंग की होती है। यह मिट्टी धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए बेहद ही अनुकूल होता है। कौन सी मिट्टी, तराई मिट्टी, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, तो पूर्वी चंपारण से लेकर के पश्चिम चंपारण से लेकर के पूर्व में किशनगंज तक आपको यह मिट्टी देखने को मिलते हैं। अगला जो है प्रकार उत्तरी क्षेत्र में, बिहार के उत्तरी क्षेत्र में जो पाए जाने वाली मिट्टी है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ या फिर बंगार मिट्टी के नाम से भी जानते हैं हम लोग इसे। देखेंगे इससे जो इफेक्ट है कि इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां पर बाढ़ या फिर पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंचता है। ध्यान रखेंगे यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस प्रकार कहां पर निर्माण होती है, तो जहां पर बाढ़ की पानी जो है प्रतिवर्ष नहीं पहुंचती है वहां पर आपको देखने को मिलेंगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी या फिर बंगार मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः देखेंगे तो घाघरा गंडक, दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में देखने को मिलते हैं। अब दोआब किसे कहते हैं, तो पिछले वीडियो में हम बताए थे कि दोआब किसे कहते हैं। जैसे कि दो नदी हैं उनके बीच वाले जो भाग होते हैं उसके उसी को कहा जाता है दोआब। इसको ध्यान रखेंगे। अगला फैक्ट देखेंगे इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि के क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे। कौन सी मिट्टी, तो बंगार मिट्टी या फिर जलोढ़ या फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी इसे कहते हैं। अगला फैक्ट है कि इस मिट्टी में चूना और पोटास की अधिकता होती है। कौन सी मिट्टी में, बंगार जो मिट्टी होती है इसमें आपको किस चीज की अधिकता पाई जाती है, तो चूना और पोटास की अधिकता पाई जाती है तथा फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। कौन से चीजों की कमी पाई जाती है, तो फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पुरानी जलोढ़ या फिर बंगार मिट्टी में कमी पाई जाती है, नहीं होती है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसकी प्रकृति किस तरीके का होता है, इसका नेचर किस तरीके का होता है, यह क्षारीय मिट्टी होती है। इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूं, मक्का, तंबाकू उगाए जा सकते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। जो किस तरीके की मिट्टी, बंगाल जो मिट्टी होती है उसमें कौन कौन से फसल उगाए जा सकते हैं, धान, गेहूं, मक्का, तंबाकू, गन्ना, इस तरीके की जो फसल है वह उपजाए जा सकते हैं। अब डी नंबर में देखेंगे तो नवीन जलोढ़ मिट्टी के रूप में, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अगला फैक्ट देखेंगे इसी से जुड़ी फैक्ट को, तो नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। नदी द्वारा जो प्रतिवर्ष लाए गए जो खादर होता है, अवसाद होता है, उसे खादर मिट्टी का निर्माण होता है। अगला फैक्ट देखेंगे इस मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा के निचली घाटी में देखने को मिलता है। अगला फैक्ट देखेंगे जलोढ़ मिट्टी के, नवीन जलोढ़ मिट्टी के तौर पे ही, तो इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है तथा इसमें बालू एवं चीका यानी क्ले जिसे बोलते हैं, बालू एवं चीका की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ध्यान रखेंगे जो जलोढ़ मिट्टी होती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है या फिर खादर जो मिट्टी होती है उसमें आप देखेंगे तो नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी अत्यधिक उर्वर होती है, अत्यधिक उर्वरता वाली होती है जिसमें कि पर्याप्त सिंचाई होने पर धान एवं गेहूं, जूट, मक्का आदि की पैदावार अच्छी तरीके से उपजाए जा सकते हैं। अगला फैक्ट देखेंगे दक्षिण बिहार से जुड़ी मिट्टी के बारे में। अब दक्षिण बिहार के मिट्टी के बारे में जाने तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार आप देखेंगे तो गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य
देखने को मिलता है। मिट्टी की संरचना के आधार पर जब बात करते हैं तो दक्षिण बिहार की मिट्टी के 4 भागों में भी वर्गीकृत किया गया है। पहला है टाल मिट्टी। दक्षिण बिहार में जो मिट्टी है उसको भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। वह जो पहला मिट्टी है कौन सा है, तो टाल मिट्टी। अब टाल मिट्टी की बात करें तो यह निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित हो रहता है, यानी कि जल से डूबा हुआ रहता है। और टाल मिट्टी का विस्तार आप देखेंगे तो गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से लेकर के 10 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी के रूप में देखने को मिलता है। अगला फैक्ट देखेंगे तो यह मिट्टी मोटे कणों वाली धूसर रंग एवं भारी मिट्टी होती है। तो धूसर रंग एवं भारी मिट्टी के रूप में आप जानते हैं किसे, तो टाल मिट्टी को जानते हैं। यह बक्सर से लेकर के भागलपुर में देखने को मिलते हैं। यह गंगा के दक्षिणी तट पर भी देखने को मिलते हैं। देखेंगे तो इस मिट्टी में रबी फसलें अच्छी होती है। कौन सी फसलें अच्छी होती है, तो रबी फसल जो होती है वह सबसे अच्छी होती है। यह क्षेत्र दलहन उत्पाद के लिए बेहद ही प्रसिद्ध होती है, ध्यान रखेंगे। अगला है नेक्स्ट मिट्टी है दक्षिण बिहार के रूप में देखेंगे कगारी मिट्टी। कगारी मिट्टी के बारे में जाने तो यह गंगा नदी के दक्षिण तट पर एवं सोन, फल्गु, पुनपुन, किऊल नदी के किनारे पर इस मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। इसकी उर्वरा शक्ति कुछ कमजोर होती है, मतलब थोड़ा सा डाउन होती है। यह मिट्टी मोटे अनाज एवं सब्जी के उत्पादन के लिए जानी जाती है। किस तरीके के अनाज के लिए, तो मोटे अनाज एवं सब्जी के उत्पादन के लिए यह मिट्टी कागारी मिट्टी जानी जाती है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें के जाने तो मक्का, सरसों आदि आप देखेंगे। मिर्च भी इस जो मिट्टी होती है इसमें मिर्च और मक्का, सरसों इस तरीके के फसल आपको देखने को मिलेंगे। अगला है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात करें तो इसके अन्य नाम के रूप में कैरेल या फिर केवाल मिट्टी के नाम से जानते हैं, कैरेल केवाल मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और इस मिट्टी का विस्तार आप देखते हैं तो बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर के भागलपुर तक आपको देखने को मिलता है। अगला फैक्ट के रूप में देखें तो इस मिट्टी इस मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति होती है अधिक होती है तथा इसमें जल सोखने की जो क्षमता होती है अधिक होती है, यानी जल इसमें ज्यादा मांग करता है। और इस मिट्टी का रंग आप देखेंगे तो गहरा भूरा एवं पीला रंग का हल्का होता है, पीले रंग का हल्का होता है। उसके बाद देखें तो अगला फैक्ट है कि इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर, गेहूं आदि आपको इस जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है या फिर कैरेल केवाल जो मिट्टी होती है उसमें देखने को मिलते हैं इस तरीके के फसल। अब लाल पीली मिट्टी जिसे बलथर मिट्टी भी कहते हैं हम लोग, ये बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी होती है। तो लाल पीली या फिर बलथर मिट्टी के बारे में जाने तो पहला फैक्ट आता है कि पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूरब में राजमहल के उच्च भूमि तक 8 से लेकर के 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में इस मिट्टी का विस्तार आपको देखने को मिलता है। कौन सी मिट्टी, लाल पीली या फिर बलथर मिट्टी भी इसे कहते हैं, तो बलथर मिट्टी या फिर लाल पीली मिट्टी का। अगला फैक्ट के रूप में देखेंगे तो यह मिट्टी जमुई, मुंगेर, खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा, औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र में भी पाई जाती है। यह मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो जमुई, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र में, बांका में, नवादा में और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र में पलथर मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत एवं कंकर की बहुलता होती है एवं इसकी उर्वरता शक्ति काफी कम होती है। इस मिट्टी में जल संग्रहण की क्षमता कम होती है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला फैक्ट है कि लौह तत्व की प्रधानता के कारण यह लाल रंग की होती है। इस जो मिट्टी है बलथर मिट्टी में कौन से तत्व की प्रधानता होती है जिसके कारण यह लाल होता है, तो यह लौह जो तत्व होता है, लोहा जो होता है इसके कारण इसकी जो रंग होती है वो लाल होती है तथा इसकी प्राकृतिक अम्लीय होती है। इसकी जो प्रकृति नेचर किस तरीके की होती है, तो एसिडिक होती है, अम्लीय होती है। इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि मोटे अनाज के रूप में हम उपजाते हैं, ध्यान रखेंगे। अन्य बिंदु के रूप में आप जानेंगे मिट्टी के रूप में, मिट्टी को लेकर के तो अन्य महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उसको जान लेते हैं कि लाल बलुई मिट्टी कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। लाल बलुई मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। अगला फैक्ट है कि इस मिट्टी में बालू एवं लेटराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। कौन सी मिट्टी में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, तो बलथर जो मिट्टी होती है उसमें बालू एवं लेटराइट मिट्टी की अंश पाई जाती है।
इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज भी उपजाए जाते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे, कौन सी मिट्टी की बात कर रहे हैं हम, लाल बलुई मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं। ये मिट्टी इस तरीके की होती है। अब नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वन्य एवं वन्य जीव के बारे में, इनसे जुड़ी सारे फैक्ट को देखेंगे बिहार के संदर्भ में। तो पहला आप देखेंगे, सबसे पहले तो बिहार एक मानसूनी प्रदेश है। बिहार किस तरीका का प्रदेश है, मानसूनी प्रदेश या राज्य है। यह यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन पर्णपाती वनों को इन पर्णपाती वनों को उनकी विशिष्टता के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। इन पर्णपाती वन को विशिष्टता के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है, तो दो भागों में बांटा जाता है। पहला आप देखेंगे तो आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा होता है शुष्क पर्णपाती वन। पहला होता है आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा होता है शुष्क पर्णपाती वन। तो देखेंगे आर्द्र पर्णपाती वन किसे कहते हैं, तो आर्द्र पर्णपाती वन की बात करें तो ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर जहां वर्ष में जो है कि वर्षा औसतन के रूप में आप देखें तो 120 सेंटीमीटर से अधिक होता है। यानी कि यह वन जो है आर्द्र पर्णपाती वन वहां पाए जाएंगे जहां पर वर्षा जो है औसतन की बात करें तो 120 सेंटीमीटर से अधिक होगी। अगला फैक्ट देखेंगे यहीं से जुड़ी हुई फैक्ट को, तो बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन किशनगंज, पश्चिमी चंपारण या फिर वाल्मीकि नगर वन तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में यह पाए जाते हैं। अगला फैक्ट है कि ऐसे वन में किस तरीके के वृक्ष पाए जाते हैं, तो ऐसे वन में साल, सेमल, जामुन, सागवान आदि वृक्ष को देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो इन वनों में सवई घास, हाथी घास, नरकट या फिर बेंत आदि झाड़ियां भी पाई जाती है। बेंत एक प्रकार का जो वृद्ध लोग जो लेकर के चलते हैं ना, लाठी वगैरह लेकर, लठ जो होता है इस तरीके का, तो उसे बेंत कहा जाता है। तो ये वन भी, ये जो होता है, जो झाड़ी होती है, घास होते हैं, ये आर्द्र पर्णपाती वन में ही पाए जाते हैं। अगला देखेंगे तो शुष्क पर्णपाती वन के बारे में। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष में जो है कि वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से कम होता है, कि 120 सेंटीमीटर से कम जहां होता है वहां पर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इनसे जुड़ी फैक्ट के बारे में जानेंगे तो बिहार के अधिकांश भागों में इसी प्रकार के वन जो है पाए जाते हैं। ये वन कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि के क्षेत्रों में आपको देखने को मिलते हैं। अगला फैक्ट देखेंगे कि इन वनों में शीशम, अमलतास, साल, खैरा, महुआ, पलास, जामुन, बांस आदि वृक्ष के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे चीज आपको देखने को मिलेंगे। किस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, किस वन में, तो शुष्क पर्णपाती वन में, ध्यान रखेंगे। अगला फैक्ट देखेंगे तो बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में जानेंगे। बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में जानेंगे। तो पहला फैक्ट कहता है बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है। बिहार में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है, तो 1 है, और वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है, तो 12 है। इसको भी ध्यान रखेंगे। पहला आप देखेंगे तो वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में जानते हैं। यहाँ पर अभ्यारण्य है जिसमें पहला जो है कि वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, मात्र यही एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर देखेंगे इसकी स्थान आप देखते हैं तो पश्चिमी चंपारण में यह वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है। और इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें कि बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। यहाँ पर बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जाने, राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बारे में जाने तो देख सकते हैं भीम बांध एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। भीम बांध एवं वन्य जीव अभ्यारण्य यह मुंगेर में स्थित है और इसकी जो क्षेत्रफल है वह देखेंगे तो 681 वर्ग किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। इसकी बात करें विशेषता की तो तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ के लिए यह प्रसिद्ध है। कौन से अभ्यारण्य, तो भीम बांध एवं वन्य जीव अभ्यारण्य है। उसके बाद देखेंगे तीसरे नंबर पे गौतम बुद्ध पक्षी विहार के बारे में जाने तो यह गया में अवस्थित है। इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो 259 यानी 259 किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। चौथा आप देखेंगे तो कांवर झील वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, यह बेगूसराय में आपको देखने को मिलते हैं। इसकी क्षेत्रफल 63 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल के रूप में जाना जाता है। रामसर सूची में शामिल बिहार का एकमात्र आर्द्र भूमि क्षेत्र यही है। रामसर सूची में कौन से अभ्यारण्य को शामिल किया गया है, तो कांवर झील वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है जो कि बेगूसराय में अवस्थित है। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में देखने को मिलेगा। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो यह रोहतास में अवस्थित है। इसकी क्षेत्रफल 1784 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में आप इसे जानते हैं।
अगला देखेंगे तो छठा आप देखेंगे तो नागी बांध पक्षी विहार। नागी बांध पक्षी विहार जमुई में स्थित है। इसकी क्षेत्रफल आप देखेंगे तो 1.92 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। इसमें यह सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर अभ्यारण्य के रूप में देखने को मिलता है। अगला है नकटी डैम वन्य जीव अभ्यारण्य। नकटी डैम वन्य जीव अभ्यारण्य यह जमुई में स्थित है। इसकी क्षेत्रफल देखेंगे 3.33 वर्ग किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। नेक्स्ट है पंत वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। यह नालंदा राजगीर में अवस्थित है। इसकी क्षेत्रफल 35.84 वर्ग किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो यह पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है 8.87 वर्ग किलोमीटर के साथ। उसके बाद देखने को मिला वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में जानेंगे तो यह भी पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। इसकी जो क्षेत्रफल देखे तो 880 वर्ग किलोमीटर तक यह फैला हुआ है और बिहार का एकमात्र बाघ आरक्ष इसके अंदर अवस्थित है। यानी कि बाघ को आरक्षण देने वाला जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वह मात्र वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य। कुशेश्वर स्थान वन्य पक्षी अभ्यारण्य, तो ध्यान रखेंगे ये जो कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो यह दरभंगा में स्थित है और यह 291 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ दरभंगा में फैला हुआ है और साइबेरियाई पक्षियों का यह आश्रय स्थल के रूप में भी जाना जाता है। 12वें नंबर पे देखेंगे विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो यह भागलपुर में स्थित है। इसमें देखें तो 60 किलोमीटर क्षेत्रफल इसका है और यह गंगा नदी में मुंगेर से लेकर के भागलपुर तक के क्षेत्र को इसको घोषित किया गया है विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य। भारत में पहले डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में भी यह प्रसिद्ध है। डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में बिहार में भागलपुर में जो स्थित है गंगा नदी में, इसको जो है कि प्राप्त है प्रसिद्धि। अगला फैक्ट है कि देख सकते हैं कि बरेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, बरेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य ये आपको देखने को मिलता है वैशाली में। तो ध्यान रखेंगे ये सारे फैक्ट थे वन्य जीव अभ्यारण्य और अभ्यारण्य से लेकर के। आगे देखेंगे तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखेंगे वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की बात करें तो बिहार के अंतर्गत तो बिहार एवं वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। तो ये तो नया आ गया होगा 2024 में, फिर भी हम इसको देख लेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2 वर्षों में यानी प्रति 2 वर्ष पर भारतीय वन सर्वेक्षण के आधार पर जारी किया जाता है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे तो प्रथम यह रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया था या प्रकाशित किया गया था। उसके बाद देखेंगे तो 2021 की रिपोर्ट की श्रृंखला में देखिए तो 17वीं रिपोर्ट है। यह देखेंगे तो इस अगर श्रृंखला से आप देखेंगे तो यह जो 2021 का जो रिपोर्ट होगा वह 17वीं रिपोर्ट होगा। उसके बाद जो है कि 2021 में जारी हुआ था तो 2 वर्ष के बाद जारी होगा, तो 21 में हुआ ही था तो 22 नहीं, 23 में नहीं, 24 में जारी होगा, तो इस वर्ष जारी होगा, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ तो इसको आप देख लेंगे। जब भी आएगा तो मैं इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना करके आप लोग को जानकारी दे दूंगा। इसके बाद देखेंगे तो जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सैट 2 से प्राप्त आंकड़े का प्रयोग किया जाता है। ये जो मतलब रिपोर्ट तैयार करते हैं, इसका जो सर्वेक्षण करते हैं वन रिपोर्ट का, तो वह किस तरीके से होता है, तो रिसोर्स सैट 2 जो उपग्रह है इससे जो है कि आंकड़े प्राप्त करके किया जाता है। वन में वन आवरण देखेंगे तो बिहार में जो है कि वन आवरण की बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलेगा वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बात करें तो बिहार का वन आवरण आप देखेंगे तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है, जो कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% जो है कि वन है बिहार में। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में देखेंगे तो 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण की बात करें तो वन आवरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी। तो यानी ध्यान रखेंगे जो वन आवरण है उसमें 75 किलोमीटर की वृद्धि हुई थी, जो लगभग 1.03% के रूप में था। बिहार में वन आवरण एवं वृक्षावरण के बारे में जानेंगे तो वर्ग के रूप में आप देखेंगे तो वन आवरण के रूप में देख सकते हैं क्षेत्रफल कितना है तो 7381 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत के रूप में 7.84 किलोमीटर यानी कि वर्ग 75 किलोमीटर की वृद्धि के साथ। वन आवरण की बात करें तो 2341 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ, प्रतिशत के रूप में आप देखें तो 2.84% और वृद्धि के रूप में देखेंगे तो कितना वृद्धि हुआ तो वर्ग किलोमीटर में देखें तो 338 वर्ग किलोमीटर।
कुल की बात करें तो 9722 किलोमीटर जो है कि क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ वन के रूप में, और 10.32% के रूप में हुआ। उसके बाद देख सकते हैं 413 वर्ग किलोमीटर टोटल मिलाकर के वृद्धि हुआ वन के क्षेत्र में। उसके बाद देखिए तो जिले में वनावरण एवं क्षेत्रफल के अनुसार आप देखेंगे तो कैमूर कैमूर जिला सबसे पहले नंबर पे आता है। सबसे अधिक जो है कि कैमूर जिला में है, जो कि 10,1051.56 वर्ग किलोमीटर के साथ है। और पश्चिम चंपारण में उससे थोड़ा सा कम है, 903.34 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है वन। और रोहतास में देखेंगे तो 669.91 वर्ग किलोमीटर तक यह क्षेत्र फैला हुआ है वन का क्षेत्र। सबसे कम के रूप में आप देखेंगे तो शेखपुरा में आपको देखने को मिलेगा 1.19 वर्ग किलोमीटर तक जो है वन फैला हुआ है। अरवल में 4.14 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जहानाबाद में 4.43 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला फैक्ट देखेंगे तो जिलों में वन आवरण या फिर प्रतिशत के अनुसार आप देखेंगे तो सबसे अधिक के रूप में देखें तो कैमूर में है, उसके बाद जमुई में है, उसके बाद नवादा में है। और सबसे कम में देखेंगे तो शेखपुरा, बक्सर और सिवान में थर्ड नंबर पे सिवान में। सबसे कम जो है कि शेखपुरा में है, उससे कम जो है उससे ज्यादा थोड़ा सा आप देखने को मिलेगा बक्सर में, और सिवान में उससे भी ज्यादा है। और सबसे ज्यादा है देख सकते हैं 31.56% के साथ कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। 2019 की तुलना में वनावरण की सर्वाधिक वृद्धि नुकसान वाले जिले के बारे में देखें तो बांका जिला की बात करें तो सबसे वनावरण में जो वृद्धि हुआ था सबसे अधिक यहीं पर हुआ था। आप देखेंगे तो 16.29 वर्ग किलोमीटर बांका में हुआ था। जमुई में 13.22 वर्ग किलोमीटर में हुआ था। और गया में देखेंगे तो 12.24 वर्ग किलोमीटर तक जो है कि वन का जो है फैलाव बढ़ा था। कैमूर डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो वन आवरण में नुकसान की बात करें यानी वन की कटाई की बात करें तो सबसे ज्यादा देखेंगे तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में ही कटाई हुआ था। कमी हुआ था 4.83 वर्ग किलोमीटर का। सुपौल डिस्ट्रिक्ट में देखें तो माइनस हुआ था 4.46 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का। रोहतास में देखें तो 2.32 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई थी वन क्षेत्र का। अगला फैक्ट देखेंगे तो अन्य बिंदु के रूप में आपको देखने को मिलेगा वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में जो है कि वन है। तो 796.12 वर्ग किलोमीटर में जो है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व देख सकते हैं आप, इसने क्षेत्र में फैला हुआ है। जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र का कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र देख सकते हैं 928.80 वर्ग किलोमीटर के रूप में है, जिसका प्रतिशत के आप रूप में देखें तो 85.71% के रूप में है। अगला फैक्ट देखेंगे तो बिहार में वृक्षारोपण के बारे में देखने को मिलेगा। बिहार में वृक्षारोपण के बारे में जाने तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के 2341 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जो है कि वृक्षारोपण हुआ है। जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का आप देखें तो 2.48% है। और 2019 की रिपोर्ट की तुलना की बात करें तो वृक्षारोपण में 338 वर्ग किलोमीटर की जो है कि वृद्धि दर्ज की गई है। अगला फैक्ट देखेंगे तो 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत जो है कि प्रतिशत क्षेत्र के रूप में देखने को मिलते हैं। तो अति सघन वन देखेंगे तो 70% से अधिक शिखर संघनात यानी 70% अधिक शिखर संघ मतलब घना वन आप देखेंगे अति सघन वन के रूप में तो 4.5% यानी 333 किलोमीटर के रूप में देखने को मिलता है। आगे देखेंगे तो मध्यम सघन वन के रूप में देखें तो 40 से लेकर के 70% तक देखने को मिलता है। शिखर सघनता के माध्यम से देखें तो यह 44.5% के रूप में देखने को मिलता है, जो कि 3286 वर्ग किलोमीटर के रूप में है। खुले वन की बात करें तो 10% से लेकर के 40% शिखर सघनता को देखने को मिलता है। यहाँ पर 51% के रूप में वृद्धि देखने को मिला और यह 37.62 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके बात करें तो नेक्स्ट कंसेप्ट के देखेंगे तो बिहार में वन आवरण के शीर्ष जिले के बारे में बात करें तो बहुत घने वन की बात करते हैं तो पश्चिमी चंपारण में सबसे घना वन मिलता है, जो कि 249.34 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मध्यम रूप से घने वन की बात करें तो यह भी पश्चिमी चंपारण में ही देखने को मिलता है 548.47 वर्ग किलोमीटर के साथ। खुले वन की बात करें तो खुले वन कैमूर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं और ये 531.73 वर्ग किलोमीटर के साथ कैमूर डिस्ट्रिक्ट में संबंधित है। अगला फैक्ट है 2019 में एवं 2021 में वन आवरण की जो तुलना करें तब हमें देखने को मिलता है बहुत घने वन के रूप में देखें तो 333 वर्ग किलोमीटर में देखने को मिलता है 2019 में, और 2021 में भी सेम है। माध्यम रूप से घने वन की बात करें तो 3250 वर्ग किलोमीटर में देखने को मिलता है और थोड़ा सा बढ़ा है यहाँ पर 3286 वर्ग किलोमीटर में आपको देखने को मिलेंगे।
उसके बाद देखें तो यहाँ से निकल के आता है खुले वन की बात करते हैं। खुले वन की बात करें तो 3693 वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 3693 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ था 2019 में। 2021 में बात करें तो 3762 वर्ग किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। कुल की बात करें तो कुल फैलाव देखेंगे तो 2019 में 7306 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था और 2021 में 7381 किलोमीटर फैल गया। तो ये थोड़ा सा अंतर हुआ, बढ़ा। नोट के रूप में देखेंगे तो 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या फिर अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षाच्छादित भूमि को वन आच्छादन माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाले वृक्षाच्छादित मतलब वृक्षा से ढका हुआ भूमि को वन आच्छादन माना जाता है। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट के रूप में देखेंगे, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आप जान लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से जानेंगे कि संजय गांधी जैविक उद्यान पटना के जो है कि 153 एकड़ में फैला हुआ है। यह उद्यान गैंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे तो जनवरी 2021 में बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव, देख सकते हैं कलरव राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन जमुई में नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया था। नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया था। 2021 की बात करें तो कलरव जो उत्सव है, राजकीय पक्षी उत्सव है कलरव, इसका आयोजन जमुई के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया था। इसके बाद देखेंगे तो राजगीर में जू सफारी की स्थापना की गई थी। राजगीर में किसकी स्थापना की गई थी? तो जू सफारी की स्थापना की गई है। उसके बाद देखें तो बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां पर स्थित है? पटना में स्थित है और डॉल्फिन दिवस के रूप में 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला देखेंगे जो कि लास्ट के रूप में है, तो बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बात करें तो बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? तो 31 है। इसको ध्यान रखेंगे। बाघ गणना रिपोर्ट 2018 ध्यान रखेंगे। बिहार बाघ गणना रिपोर्ट वर्ष 2018 के अनुसार बात करें तो बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? तो 31 है। इसको ध्यान रखेंगे। इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे बिहार में आपदा प्रबंधन और कई और फैक्ट के बारे में जानेंगे जो कि इंपोर्टेंट हो गए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेकर के। और आए दिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलते हैं बिहार से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, बीपीएससी हो, बिहार टीचर रिक्रूटमेंट हो, बिहार एसएससी हो, जो भी एग्जामिनेशन है सभी एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलते हैं। बिहार एक सांस्कृतिक एवं प्राचीन रूप से बेहद ही प्रसिद्ध राज्य है और यहाँ से क्वेश्चन आपको ऑल ओवर इंडिया में आपको देखने को मिलते हैं। इसको ध्यान रखेंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बिहार में आपदा प्रबंधन को लेकर के और अन्य फैक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।